इस भवसागर में बिगड़ों का बेड़ा पार करते हैं साईं, डूबती नैया को पार लगाते हैं साईं, भटके को रास्ता दिखाते हैं साईं। दिल्ली के रहने वाले नवनीत अग्निहोत्री जी को अपने भविष्य की चिंता दिन रात सताती थी। उनको हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था, लेकिन साल 1994 में शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने मात्र से उनके जीवन को नई दिशा मिली। साल 1994 से चित्रों का निर्माण करते करते नवनीत अग्निहोत्री जी एक विख्यात चित्रकार बन गए और नवनीत जी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय श्री साईं बाबा को देते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम कला दर्पण, कलाकृति से साईं भक्ति में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन साईं भक्तों से आप सभी को अवगत कराते हैं जो अपनी कला के माध्यम से श्री साईं बाबा की भक्ति करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जय साईं राम जी। नवनीत जी, आपके जीवन की बात करें और आपके जीवन से श्री साईं बाबा को जोड़ें, तो श्री साईं बाबा ने आपके जीवन में अपना कदम कब और कैसे रखा? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि साईं से जो जुड़ाव है जी, अगर हम सचरित्र अगर हमने पढ़ा है और उसमें जो लिखा है जी, जो बाबा ने बोला कि साईं से जो जुड़ाव है वो पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। जी, और मैं जिस फैमिली में मैंने जन्म लिया वो साईं बिलीवर फैमिली। मेरे फादर 65 ईयर से वाई डी शर्मा अग्निहोत्री, मेरे फादर वो 65 ईयर से बाबा के संपर्क में थे। जब मैंने होश संभाला तो मैंने बाबा को घर पे देखा। और जैसे घर वाले बताते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि लोधी रोड साईं मंदिर में मैं जब 3 महीने का था, मुझे जब बाबा की गोद में डाला गया तो मैं पहली बार ही मुस्कुराया था। तो बाबा से जुड़ाव तो फैमिली के ज़रिए वो होना शुरू हो गया था, लेकिन जो मैंने मानना बाबा को शुरू किया वो 1994 से ज़्यादा मैंने बाबा को मानना शुरू किया। इससे पहले मैं बाबा के मंदिर भी जाता था, जैसे फादर मदर गए तो मैं साथ में चला गया मंदिर जाना मैंने, लेकिन जो एक फील, एक बाबा के प्रति भक्ति भाव जो है, वो जुड़ाव जो था वो 1994 में जब मैं सेकंड टाइम शिरडी गया हूँ, वो तब उसके बाद वापसी के सफ़र में वो शुरू हुआ। तो नवनीत जी, आपके जीवन में कुछ ऐसे पल आए होंगे कि जब आपको बाबा ने महसूस कराया कि नवनीत मैं तेरे साथ हूँ, तो चल। देखिए, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टेज ऐसी थी हर एक बच्चे की लाइफ में, हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब उसको कोई लाइफ में मकसद नहीं मिल रहा होता। आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन एक स्टेज ऐसी थी कि मैं ड्राइंग में 2 बारी फेल हो चुका हूँ स्कूल में। आप हैरान होंगे और साईं लीला के सारे दर्शक भी हैरान होंगे सुन के कि एक ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी कोई फेल नहीं होता। लेकिन मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी ड्राइंग में। मेरे फादर आर्टिस्ट थे और मैं कभी उनके पास भी नहीं बैठता था कि मुझे रंगों में ये जो ऑयल लाइन की स्मेल आती है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो उनके पास भी नहीं कभी बैठता था। और मुझे ड्राइंग से इतनी नफरत थी, कलर से इतनी चिढ़ थी कि स्कूल में अगर दिवाली फेस्टिवल आया तो मैं होली बना देता था, इसलिए मुझे फेल कर देते थे ड्राइंग में। तो 2 बारी मैं ड्राइंग में फ़ेल हो चुका हूँ स्कूल में। और हमारी जो ड्राइंग टीचर थी स्कूल में, वो कहती तू कुछ भी बन जाना, आर्टिस्ट मत बनियो, कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो बाबा ने सबकी बातों को झुठला दिया। कि मैं यही कहना चाहूँगा, एक स्टेज ऐसी थी कि आफ्टर 10th मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और मैं इकलौता बेटा, 2 मेरी बहनें, दोनों फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं। और एक स्टेज आई, मैंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला। और मैं पूरी मस्ती, पूरी जो बाबा ने जैसे कहते हैं ना कि कहते जो करना कर ले, मैंने घूमना फिरना, आवारागर्दी, बस यही मेरी ज़िंदगी हो गई। मेरे फादर से भी मेरी इंटरेक्शन इतनी हो गई कि संडे के संडे हमारी मीटिंग होती थी जब मुझे पैसे चाहिए होते थे। जब मैं घर आता था वो सो चुके होते थे, और जब वो उठते थे तो मैं सो रहा होता था। तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती थी, संडे सिर्फ संडे मिलते थे हम। अब
2 साल लगातार घूमने फिरने आवारागर्दी के बाद अब मैं तंग आ गया कि कुछ तो लाइफ में, कुछ तो एक मकसद होना चाहिए लाइफ का, कि आप क्या करोगे लाइफ में। अगर आप दुनिया में आए, आपको सरवाइव करने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। हाँ। तो अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि लोगों के सवालों के जवाब देने मुश्किल हो गए थे। जैसे कि आप किसी भी आप बच्चे से अगर आप मिलेंगे तो उससे आप पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, बेटे आप कौन सी क्लास में हो, आप क्या करते हो। तो जब लोग मेरे सामने आते थे या घर आते थे या पब्लिक फंक्शन में या कहीं पे भी जाना, तो मैं नज़रें छुपाता था लोगों से कि शायद इनके सवाल तैयार खड़े हैं मेरे लिए पूछने के लिए कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बच्चों से सिर्फ यही सवालात होते हैं। दूसरों के सवालों से आप हाँ, भागते थे। तो मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि मैं ब्लैक शीप बन चुका था फैमिली का। कि मेरी सिस्टर्स ने बोलना कि तेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम तुझे अपना भाई बोलें। हमारे रिश्तेदारों ने बोलना कि ये हमारा सबसे नालायक रिश्तेदार है। तो अपार्टमेंट्स के बच्चों, जो पेरेंट्स थे, वो बच्चों को खेलने से रोकते थे, इसके साथ नहीं खेलना। तो मैंने एक ऐसा टाइम देखा, एक ऐसा दौर देखा। बाबा घर में हैं, फादर मदर मानते हैं, मदर मेरी रोज सचरित्र पढ़ लेती हैं, रोज पढ़ रही हैं और पिछले कई सालों से पढ़ रही हैं। दोनों सिस्टर्स मैरिड हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा दौर आ गया कि जैसे बाबा ने जान के मुझे दिखाया कि जैसे कहते हैं ना, तराशने से पहले, मतलब कुछ करवाने से पहले वो तराशते हैं, वो रास्ते पे लेके आते हैं इंसान को। तो मुझे दिखाया उन्होंने कि जो कुछ करना बेटा कर ले आज, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा तेरे को पूरी ज़िंदगी कुछ भी ऐसी चीज़ें घूमना, मतलब ये आवारागर्दी, ये जो कुछ भी कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी कर रहा था वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा फील होता है आज मुझे। तो दुनिया की बातें सुन के इतना तंग आ चुका था मैं कि एक दिन फादर के पास गया, कि अपने फादर को बोला मैंने कि डैड मेरे लिए कुछ सोचो कि मैं क्या करूं। कहते बेटे तेरे लिए क्या सोचूंगा, जो सोचूंगा अगर मैंने अपने फंड्स जो भी मेरे पास हैं उसका कोई काम खोल दिया तेरे को, तो वो तेरे दोस्त यार हैं वो ख़राब कर देंगे तेरे काम को। तो पहले अपनी सोसाइटी छोड़ो, जो बैड कंपनी है इसको छोड़ो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो 1994 में हम लोग सेकंड टाइम शिरडी गए और साईं सच्चरित्र मेरी मदर ने मेरे लिए पढ़ना शुरू किया। साईं भक्तों को मैं बताना भी चाहूँगा कि अगर उसका सप्ताह पारायण किया जाए तो आप जो मांगते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका रुका हुआ वो ज़रूर पूरा हो जाता है। उसके लिए एक मान्यता है। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था उस समय, लेकिन मेरी मदर ने वो साईं सच्चरित्र जो है वो प्रियंका जी पढ़नी शुरू की मेरे लिए, और 7वें दिन उसका भोग जो है उन्होंने द्वारका माई में वहाँ पे रखा। हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, मतलब 70-80 पीपल जो है रोहिणी मंदिर से। मेरे फादर साहब ट्रस्टी थे वहाँ के, वाईडी शर्मा। तो हम लोग सब ग्रुप के साथ गए हुए थे। तो द्वारका माई में मेरी मदर ने उसका भोग लगाया, एक पेड़े का पैकेट लाए और उसका भोग लगाया, और द्वारका माई में बाबा के चित्र के सामने मैं और मेरी मदर खड़े हैं। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि नवनीत मांग ले आज बाबा से जो मांगना ना, आज तेरी बात ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी कोई बाबा में खास आस्था नहीं थी, ज़रूर मंदिर जा रहा था मैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स जाते थे तो उनके साथ आपने भी जाना, बट मेरा अंदर से जागृति नहीं थी। तो मैं बाबा के चित्र के सामने खड़ा हुआ और मेरी मदर ने बोला, उषा रानी जो मदर मेरी, उन्होंने कहा कि बेटा आज मांग ले बाबा से जो मांगना, तेरी बात ज़रूर पूरी हो जाएगी। अब मैंने बाबा की तरफ देखा, द्वारका माई का स्वरूप जो जयकर जी ने बनाया हुआ है, बहुत फील से मैं देखने लग गया। और मैंने बाबा से मांगा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि बाबा मेरा भविष्य क्या है, मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में। कि मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की कि मेरे को कोई चपड़ासी की नौकरी भी दे देगा, तो मैं क्या करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या। हर एक को अपने दुनिया में किसी मकसद से भेजा। तो बस मदर कहती मांग लिया, मैंने कहा हाँ हाँ मांग लिया, बाकी मांगा कुछ नहीं, एक बाबा से क्वेश्चन किया बस। और उसी दिन हमारी वापसी थी शिरडी से, गोवा एक्सप्रेस में हमारी वापसी, और हम ट्रेन में वापस आ रहे हैं और मैं ऊपर वाले बर्थ पे लेटा हुआ हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे हुई, जो चित्रकारी की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। कोई जीन्स में तो था ही है, क्योंकि फादर आर्टिस्ट थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, ना कभी कोशिश की। तो
70-80 पीपल, उनका पूरा ग्रुप है और हम लोग सब इकट्ठे जा रहे हैं। ऊपर मैं बर्थ पे लेटा हुआ हूँ छुप के कि कोई पूछे ना मेरे से कुछ भी। कई स्कूल टीचर भी थे उसके अंदर, उनसे बहुत डर लगता था कि वो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किया करते थे। तो मैं ऊपर बैठा हुआ, और आपने कभी भी नोटिस किया होगा प्रियंका, जब आप ग्रुप में जाएं तो एक कोई होता है जो अकाउंट्स रखता है पूरे टूर का, कि बजट रखता है कि कितना खर्चा हो गया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो खुराना जी थे, उन्होंने मंदिर के ट्रस्टी, उन्होंने एक पूरा पैड था उनके पास जिस पे वो पूरा हिसाब बना रहे थे बैठे। उनकी वाइफ ने आवाज़ लगाई और वो ऊपर मेरे बर्थ पे रख के ना पेंसिल और वो पैड जो है ना वो रख के चले गए। काफ़ी देर तक मेरे पास पड़ा रहा पैड। वो रोल होके ना पेंसिल मेरे पास आ जाए, क्योंकि ट्रेन हिल रही थी तो वो पेंसिल मेरे पास आ जाती थी। मैं उसको धक्का मार के फिर पीछे कर देता था पेंसिल। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। अचानक क्या हुआ, मैंने वो पैड उठा लिया। ट्रेन चल रही है और मैं बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ क्या हिसाब किताब है, मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या। अब मैंने ज़ीरो क्रॉस खेलना शुरू कर दिया, उसके अंदर सर्कल्स मारने शुरू कर दिए पेंसिल से, और देख रहा हूँ कि कहीं वो अंकल आना जाए। यही करते हैं। तो अचानक मैं सर्कल्स मार रहा हूँ उसके अंदर और क्रिस क्रॉस कर रहा हूँ, और एकदम देखता हूँ कि मैं ना कुछ एक इमेज सी उसमें क्रिएट हो गई। जैसे बाबा का ही पटका आप देख सकते हैं ना गोल, तो ऐसे वो इमेज क्रिएट होनी शुरू हो गई उसके अंदर। मतलब पटका सा नज़र आया बाबा का। अब मैंने उसी पटके जो लाइन सी थी उसको मैंने शेप देनी शुरू की, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो कि कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है और क्यों कर रहा हूँ। मैंने बाबा का स्केच बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने इमेजिनेशन में तो थे ही बाबा, क्योंकि घर पे रोज़ फोटो देखते थे हम, और वहाँ से अभी होके भी आए थे शिरडी से। तो मैंने स्केच बनाना शुरू कर दिया। लगभग 10-15 मिनट में लगा रहा। काफ़ी बड़ा मैंने बाबा का फेस जो है मैंने बनाया, और अब मैं अब अनकॉन्शियसली बना रहा हूँ और अचानक वो आ जाते हैं मिस्टर खुराना, और वो ऐसे मुझे हिलाते हैं जोर से, ख़राब कर दिया हिसाब, क्या कर दिया, क्या कर रहा है ये, क्योंकि उनका हिसाब था उसके अंदर, बुक के अंदर, पैड के अंदर। तो अब जैसे ही उन्होंने यूं खींचा, उनके हाथ में आ गई बाबा की तस्वीर, और वो तस्वीर जैसे ही उन्होंने देखी, करे अरे वाह, अरे बेटा तूने बनाई है। अब मेरे से तो ये भी ना बोला जाए डर के मारे कि मैंने बनाई है। कह रहे सच बता तूने बनाई है ये। मैंने कहा जी। शर्मा जी देखना, गुप्ता जी देखना, सारे डब्बे में वो स्केच घूम गया। उनका सारा गुस्सा भी ठंडा हो गया। उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया, और वो सबने अप्रिशिएट किया उस स्केच को। मतलब पूरी बोगी थी, वो हम लोग इकट्ठे थे, तो वो पूरी बोगी में घूम गया स्केच। 1 घंटे बाद मेरे पास वापस आया वो, और वाह वाह हो गई। एप्रिसिएशन दर्शकों को बताना चाहूँगा, साईं लीला के जो दर्शक हैं वो जरा इस बात को ध्यान से सुने कि एप्रिसिएशन एक बच्चे के लिए वो क्या रोल, क्या चीज़ अदा करती है कि आपको एक ऐसा बूस्ट मिलता है। हम हमेशा अपने बच्चों को ही बोलेंगे तू नहीं कर सकता, तो कर ही नहीं पाएगा। वो अपने अंदर बैठा लेता है इस चीज़ को कि मैं सच में नहीं कर सकता। हम उसको इंस्पायर नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। वो जरा सी अप्रिसिएशन, क्या किया मैंने 5 मिनट में एक स्केच बनाया और वो अप्रिशिएट हो गया बस। जिस बच्चे को कभी तारीफ़ ना मिली हो और उसको जब तारीफ़ मिली तो ऐसा लगा जैसे लू चल रही हो और कोई एसी रूम के अंदर आके बैठ जाता है, या ठंडी हवा चल जाती है, मौसम बदल जाता है, एकदम मौसम बदल गया, एक अच्छी फीलिंग आई, एप्रिसिएशन मिली लाइफ में फर्स्ट टाइम। जिसको जो लोग बोलते थे कि तू किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, अपने करियर में क्या करेगा, उसके लिए सब लोग उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन वो बात खत्म हो गई वहाँ। मेरे फादर से किसी ने पूछा क्या करता है बेटा आपका, कहते इसको मैं अपनी लाइन में डालूंगा। उन्होंने ऐसा ही बोल दिया, इसको आर्टिस्ट पेंटिंग लाइन में डाल। जबकि वो मेरा टेम्परामेंट जानते थे कि ये सब कुछ बन जाएगा, आर्टिस्ट नहीं बनेगा। क्योंकि आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंस। आप अपने काम, अपनी पेंटिंग के आगे अगर पूरा दिन खड़े हो सकते हो तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। 3 चीज़ें चाहिए, ट्रिपल डी, यानी कि डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तब एक पेंटर, हर एक इंसान जो कुछ भी करना चाहे वो तभी कामयाब होता है। तो अब दिल्ली आके हम अपनी लाइफ में मैं वैसे ही मस्त हो गया। एक दिन अचानक दोबारा से मेरे को पेपर, घर आर्टिस्ट फैमिली है, मतलब फादर आर्टिस्ट हैं तो पेपर, पेंसिल, कलर्स तो ऑब्वियसली घर पे होंगे ही होंगे।
तो मुझे फादर के कुछ पेपर्स और पेंसिल मिल गई और मैंने फिर बाबा का स्केच बनाना शुरू कर दिया। और बाबा का स्केच बनाते बनाते ना एक फीलिंग आने लग गई मेरे दिल में कि एक बारी दिल में आया भी कि क्यों बना रहा हूँ, लेकिन रुक नहीं पाया मैं। एक कशिश ऐसी थी, एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाया। अब मेरी लाइफ का रूटीन जो है ना, डेली रूटीन चेंज होने लग गया। जहाँ मैं घर पे नहीं बैठता था, मैं पूरा पूरा दिन स्केचिंग कर रहा हूँ। ये नहीं जानता क्यों कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं, आर्टिस्ट बनना है मैं, ये तो माइंड में भी नहीं था। और प्रियंका जी ये सिचुएशन आ गई, कहाँ मैं बिल्कुल ही घर नहीं बैठता था और कहाँ पे मैं सारा दिन सिर्फ बाबा की फ़ोटो जो हाथ में आ रही है उसे देख के स्केच कर रहा हूँ। 1994 की बात है ये, अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को हम शिरडी गए थे। तो अब नवंबर आ गया, धीरे धीरे काम में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई ड्राइंग में। मेरी मदर ने बोला फादर को कि शायद ये आर्टिस्ट बनना चाहता है, इसका आर्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसको थोड़ा गाइड कीजिए। फादर कहते नहीं, आई नो हिम, ये नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ 2-4 दिन का शौक है, अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी छोड़ो। लेकिन मैं तो हटा नहीं, लगा रहा मैं दिन रात। अब धीरे धीरे क्या हुआ इम्प्रूवमेंट, जब आप काम को, कोई भी काम को करत करत अभ्यास से जन्म तो होते सुजान, जो है ना कि आप जब काम करते जाओगे, आप कहते हैं ना घास भी तोड़ोगे तो वो तोड़नी आ जाएगी आपको धीरे धीरे करके। तो दिसंबर आते तक इम्प्रूवमेंट आने लग गई बहुत ज़्यादा। अब फादर ने भी गाइड करना शुरू कर दिया मुझे थोड़ा थोड़ा, और गाइड करने से और इम्प्रूवमेंट आई। अब मैंने फादर को बोला कि मुझे ना कलर्स करने, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एकदम याद आया मुझे। मैंने कहा फादर को बोला कि मुझे कलर्स करने, उस समय मैं सिर्फ पेंसिल ड्राइंग्स कर रहा था। तो फादर कहते नहीं बेटे, पहले पेंसिल शेड सीखो, उसके बाद जो है प्रोसेस होती है, तू सीधा भागने की कोशिश मत कर। तो लेकिन मेरे को तो रंग नज़र आते थे फ़ोटो में, जिस फ़ोटो से मैं बना रहा हूँ उसमें रंग होते थे और मैं सिर्फ ड्राइंग कर रहा हूँ। तो मैं तो रंग खींचते थे, मुझे जिन रंगों से मुझे चिढ़ थी वो रंग मुझे खींचना शुरू हो गए। तो अब फादर एक दिन कहीं बाहर गए हुए थे, पूरे दिन के लिए बाहर थे, और अब उनको शायद कभी भी नहीं पता चला। अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे दिलों में है, मेरे साथ हैं, लेकिन उनको आज कभी भी नहीं पता चला कि उनकी और मेरी अलमारी का लीवर एक ही चाबी से खुल जाता है। तो मेरे अलमारी की मैं की निकाली, उनकी अलमारी में लगाई और कलर्स निकाल के मैं ले आया। कार्ट्रिज शीट आती है, सब लोग जानते होंगे, एक शीट होती है ड्राइंग शीट, कार्ट्रिज शीट, जिस पे आप ड्राइंग्स करते हो, पेंसिल शेडिंग के लिए होती है। उसके ऊपर एक बाबा का द्वारका माई का चित्र बनाया हुआ था। अब मेरी तमन्ना थी वो कलर करने की। अब कागज के ऊपर ऑयल कलर नहीं चलते, ये नहीं मुझे पता था, टेक्निकल चीज़ें तो पता ही नहीं थी कि कागज पे आप जैसे ही कलर लगाओगे, उसमें ऑयल बेस्ड है तो वो कलर सक कर लेगा कागज जो है, और रंग जम जाएगा। वो कलर बहुत देर कोशिश करने के बाद रंग नहीं चले उस पर। डिसअपॉइंट हो गया मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैं बालकनी में जाके खड़ा हो गया, देख रहा हूँ इधर उधर, तो सामने देखता हूँ एक, सामने के घर में ना पेंट हो रहा है, दरवाजे पेंट हो रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, पहले उसने ना कुछ कलर लगाया, बेस लगाया उस पर ऐसे ऐसे करके, उसके बाद उसने पेंट किया। मुझे समझ आ गया कि पहले कुछ चाहिए इसके नीचे ना, बेस नहीं है। अब मैं उसी घर पे गया कटोरी लेके, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे ये थोड़ा सा दे दो जो आपने लगाया था। तो एमल्शन था, प्लास्टिक एमल्शन जो कर रहे थे वो। तो दुनिया की बातें सुन के इतना तंग आ चुका था मैं कि एक दिन फादर के पास गया, कि अपने फादर को बोला मैंने कि डैड मेरे लिए कुछ सोचो कि मैं क्या करूं। कहते बेटे तेरे लिए क्या सोचूंगा, जो सोचूंगा अगर मैंने अपने फंड्स जो भी मेरे पास हैं उसका कोई काम खोल दिया तेरे को, तो वो तेरे दोस्त यार हैं वो ख़राब कर देंगे तेरे काम को। तो पहले अपनी सोसाइटी छोड़ो, जो कि बैड कंपनी है, इसको छोड़ो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो 1994 में हम लोग सेकंड टाइम शिरडी गए, और साईं सच्चरित्र मेरी मदर ने मेरे लिए पढ़ना शुरू किया। साईं भक्तों को मैं बताना भी चाहूँगा कि अगर उसका सप्ताह पारायण किया जाए तो आप जो मांगते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका रुका हुआ वो ज़रूर पूरा हो जाता है। उसके लिए एक मान्यता है। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था उस समय, लेकिन मेरी मदर ने वो साईं सच्चरित्र जो है वो प्रियंका जी पढ़नी शुरू की मेरे लिए, और 7वें दिन उसका भोग जो है उन्होंने द्वारका माई में वहाँ पे रखा। हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, मतलब 70-80 पीपल जो है रोहिणी मंदिर से। मेरे फादर साहब ट्रस्टी थे वहाँ के, वाईडी शर्मा, तो हम लोग सब ग्रुप के साथ गए हुए थे। तो द्वारका माई में मेरी मदर ने उसका भोग लगाया, एक पेड़े का पैकेट लाए और
उसका भोग लगाया और द्वारका माई में बाबा के चित्र के सामने मैं और मेरी मदर खड़े हैं। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि नवनीत मांग ले आज बाबा से जो मांगना ना, आज तेरी बात ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी कोई बाबा में खास आस्था नहीं थी, ज़रूर मंदिर जा रहा था मैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स जाते थे तो उनके साथ आपने भी जाना, बट मेरा अंदर से जागृति नहीं थी। तो मैं बाबा के चित्र के सामने खड़ा हुआ और मेरी मदर ने बोला, उषा रानी जो मदर मेरी, उन्होंने कहा कि बेटा आज मांग ले बाबा से जो मांगना, तेरी बात ज़रूर पूरी हो जाएगी। अब मैंने बाबा की तरफ देखा, द्वारका माई का स्वरूप जो जयकर जी ने बनाया हुआ है, बहुत फील से मैं देखने लग गया। और मैंने बाबा से मांगा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि बाबा मेरा भविष्य क्या है, मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में, कि मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की कि मेरे को कोई चपड़ासी की नौकरी भी दे देगा, तो मैं क्या करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या। हर एक को अपनी दुनिया में किसी मकसद से भेजा। तो बस मदर कहती मांग लिया, मैंने कहा हाँ हाँ मांग लिया, बाकी मांगा कुछ नहीं, एक बाबा से क्वेश्चन किया बस। और उसी दिन हमारी वापसी थी शिरडी से, गोवा एक्सप्रेस में हमारी वापसी, और हम ट्रेन में वापस आ रहे हैं और मैं ऊपर वाले बर्थ पे लेटा हुआ हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे हुई, जो चित्रकारी की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। कोई जीन्स में तो था ही है, क्योंकि फादर आर्टिस्ट थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, ना कभी कोशिश की। तो 70-80 पीपल, उनका पूरा ग्रुप है और हम लोग सब इकट्ठे जा रहे हैं। ऊपर मैं बर्थ पे लेटा हुआ हूँ छुप के, कि कोई पूछे ना मेरे से कुछ भी। कई स्कूल टीचर भी थे उसके अंदर, उनसे बहुत डर लगता था कि वो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किया करते थे। फादर ने तो सबको बोल दिया कि आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन मेरा अभी भी कोई श्योर नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। और मेरे फादर ने एक बात बोली, कहते तू पेंटिंग कर, तू देखे एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे तेरी पेंटिंग्स जाएंगी। उन्होंने डे 1 पे ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था। आज शायद जो मैं जी रहा हूँ उन्हीं का ही सपना है, जो देखा करते थे वो मेरे लिए आज यहाँ पे भी होंगी, उनकी रूह बहुत खुश होंगे वो। तो अब नेक्स्ट डे क्या था कि रोहिणी मंदिर के कुछ ट्रस्टीज की घर पे मीटिंग थी और सारे ट्रस्टीज आए हुए, तो उन्होंने सारी मेरी ड्राइंग्स वगैरह देखी। तो वो मुझे बोलने लग गए, जो प्रेसिडेंट थे मंदिर के, कि नवनीत आप ना बाबा की लीला ना साईं मंदिर रोहिणी के लिए बनाओ आप। अच्छा। मैंने कहा मुझे तो अभी इतनी कोई नॉलेज नहीं है। कह रहे जैसी भी बनेंगी हम लगा देंगे, हम तुम्हें मटेरियल दे देते हैं, आपके फादर को 50 बार ही बोल लिया वो नहीं बनाते, तो बना, हम लगा देंगे। सबने हिम्मत दी और फादर ने भी कहा चल बना ले, कोई बात नहीं। उन्होंने भी मटेरियल कैनवस सब ले दिया और 12-16 पेंटिंग्स वो साईं लीला, जिसमें बाबा लंगर बना रहे हैं, किसी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो पेंटिंग मैंने बनानी शुरू कर दी। अब आप दुनिया का रुख देखो, जब आप कुछ नहीं करते तब वो आपको जीने नहीं देते, जब आप कुछ कर रहे होते हो तब नहीं जीने देते। मैं किस लाइन में पड़ गया, इसमें तो रोटी भी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों ने कहा हर कोई हुसैन थोड़ी ना बन जाता है, तू क्या करने लग गया, ये मिलता ही नहीं है। मतलब हर जगह, मेरे मामा जर्मनी रहते हुए, तो कुछ नहीं होना इस काम में, पढ़ाई लिखाई करो, भूखा मर जाएगा, घर भी नहीं चलेगा, शादी भी नहीं होएगी, बहुत कुछ सुनने को मिला। और मैंने परेशान होना, फादर को बोलना कि मैंने कहा देखो लोग क्या कहते तू छोड़ना सबकी, पहले सुनता था, नहीं सुनता था ना, अब भी मत सुन, करता रहा जो कर रहा है जी। मैं भी डटा रहा जी, मैंने करता रहा काम। वो पेंटिंग्स मैंने बनाई और एक बड़ी पेंटिंग भी बोली उन्होंने बाबा के आशीर्वाद वाली, वो भी बनाई। वो रोहिणी मंदिर में रामनवमी के दिन उनका अनावरण रखा गया, जैसे लोधी रोड मंदिर में पेंटिंग की ओपनिंग, ऐसे फर्स्ट ओपनिंग रोहिणी मंदिर में रखी गई। जिसको भी हम बुला सकते थे वहां पे हमने इनवाइट कर लिया, रिश्तेदार दोस्त। और वो रामनवमी का दिन, आपको पता रोहिणी मंदिर लोधी रोड के बाद दिल्ली में सबसे मशहूर मंदिर है वो, और इतनी भीड़ वहाँ पे, पेंटिंग के आगे कर्टन लगा दिए सबके आगे, और उसका किसी सज्जन से कोई ध्यान नहीं किसने किया, उद्घाटन कराया गया जी। तो जब वो उद्घाटन हुआ और जो तालियां बजी और जो प्यार एप्रिसिएशन मिली वहां से, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ लोगों की तरफ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मतलब आप फोकल पॉइंट बन गए उस समय। ऐसा कुछ देखने को मिला जैसे बूढ़ी बूढ़ी औरतों ने पैर छूने शुरू कर दिए, कि उन्हें लगा कोई चमत्कारी बच्चा है, इसने इतनी सी एज में इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग बना ली। कोई कहे, मतलब मैं डर भी गया थोड़ा सा देख के कि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर। कोई कह रहा हमारे बच्चे के सिर पे हाथ लगा दो, कोई, मैं डर गया कि क्या हो रहा है ये सब जो है। लेकिन वो प्यार, वो एप्रिसिएशन नहीं कभी मैंने देखी थी।
तो मुझे एकदम वो क्वेश्चन याद आ गया जो मैं बाबा से करके आया था कि बाबा मेरा भविष्य क्या है। उस दिन बाबा ने जवाब दिया कि तू कुछ भी बन जाता, ये प्यार, ये इज्जत, ये कहीं नहीं मिल सकता था तुझे जो इस काम में मिलेगा। उस दिन एक मैच्योरिटी मेरे अंदर आई और मैंने डिसाइड किया कि मैंने पढ़ाई करनी है और मैंने कोर्सेज चीज़ों को समझना शुरू किया। मैंने उसके बाद पढ़ाई की, मैंने 3 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स किया, मैंने बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स इसी फील्ड में मैंने की और मेरा सिलसिला ऐसे शुरू हो गया। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। नवनीत जी, ये तो बात थी आपके शुरुआती सफ़र की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने जो कलाकृति से साईं भक्ति करनी शुरू की, तो ये भक्ति सिर्फ साईं की ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं और पेंटिंग्स नहीं बनाता, सब तरह की पेंटिंग्स बनाता हूँ, लेकिन साईं बाबा में स्पेशलाइजेशन क्यों, उसका रीज़न ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया, रोहिणी मंदिर में पेंटिंग लगी जैसे आपको मैंने बताया, तो उसके बाद पेंटिंग लगने के बाद धीरे धीरे ना वो पेंटिंग्स की डिमांड बननी शुरू हो गई। एक से दूसरा मंदिर हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ। अब मुझे जैसा काम मिलता गया, एक तो मेरा भक्ति भाव बाबा की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और मुझे जो मज़ा बाबा की पेंटिंग में, एक आनंद, एक रस जो मिल रहा था वो और किसी काम में नहीं मिल रहा था। इवन मेरी कॉलेज में जो स्टडीज़ हुई वो टोटली डिफरेंट हुई, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मॉडर्न आर्ट, बहुत कुछ, लेकिन मैं अपनी धुन में बाबा का काम करता रहा। मैंने और भी बहुत पेंटिंग्स की, बहुत तरह की, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जानने लग गए। जब आपकी पेंटिंग्स बाबा की बनने लग गई तो डिमांड उठने लगी, ऑर्डर मिलने शुरू हो गए पेंटिंग्स के। अब मेरे पास जो काम मिलना शुरू हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले दिल्ली फैला काम, फिर धीरे धीरे पंजाब साइड हुआ, धीरे धीरे करते हुए महाराष्ट्र, हर जगह करते करते पूरे इंडिया से ऑर्डर आने शुरू हो गए, क्योंकि पेंटिंग्स लगनी शुरू हो गई थी मंदिरों में। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी काम मिलना शुरू हो गया। अब वो जैसे आपको जो काम मिलता है और धीरे धीरे आप उसी तरफ ही आपका ट्रैक चलना शुरू हो जाता। बाबा ने कुछ और होने ही नहीं दिया, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि उन्होंने रास्ता ही ऐसा बनाया कि जैसे उन्होंने तैयार किया, चूज़ किया। मेरी पढ़ाई, एजुकेशन भी इसी तरीके से हुई कि एक टाइम था मैं पढ़ता नहीं था और कहाँ मैं अपने कॉलेज के अंदर ओवरऑल टॉप कर रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट के अंदर मैं लेक्चरर हूँ, तो पेंटिंग सिखा भी रहा हूँ। तो मतलब उसी फील्ड में मुझे ट्रैक पे चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब आपकी भक्ति भी वही हो, कहते हैं ना, या तो अपने काम से प्यार करो या वो काम हो जिससे प्यार हो, तो साईं से हो गया इश्क। एक बुक भी आ रही है मेरी, साईं से आशिकी। तो मेरा कुछ प्यार करने का बाबा को ना अंदाज कुछ निराला है, ये इश्क है बाबा से। तो वो उस इश्क ने भटकने नहीं दिया कहीं पे। मुझे बाबा के अलावा कुछ नहीं नज़र आता था, ना आज नज़र आता है। आज लगभग 25 साल हो गए हैं बाबा की सेवा में, बाबा के चरणों में, बाबा की पेंटिंग्स बनाते हुए। तो अब मैं कहूँ कि मैंने चूज़ किया ये रास्ता, तो जो ड्राइंग में फेल होने वाला बच्चा है वो कैसे पेंटिंग्स बना सकता है? दुनिया जानती है। तो दुनिया ने ही आपको कमर्शियल पुट दे दिया, आपकी डिमांड बननी शुरू हो गई, आपकी पेंटिंग्स मार्केट में मतलब घरों में लगनी शुरू हो गई, मंदिरों में लगनी शुरू हो गई। तो रास्ता कुछ और बाबा ने आने ही नहीं दिया, और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं कुछ और करूं। हाँ, ऑन डिमांड में बहुत कुछ बनाता हूँ, पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, हर एक चीज़ बनती है। जैसे आपने देखी गुरुजी की भी पेंटिंग बन रही है, ऑन डिमांड सब कुछ बनता है। लेकिन स्पेशलाइज जो है वो 99.9% जो पेंटिंग्स हैं वो बाबा की ही बनती हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड साईं डिवोटी बैठे हैं। जो भी डिमांड करता है मैं बनाता हूँ उनके लिए। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला, विश्व का एकमात्र डेवोटेनमेंट चैनल साईं लीला।